आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले रुख वादी का करते हैं, जहां डीजी सीआरपीएफ कुलदीप सिंह वादी के दौरे पर पहुंच रहे हैं श्रीनगर। कुलदीप सिंह आला सिक्योरिटी अहदेदारों से बातचीत करेंगे और साथ ही साथ कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लेंगे। कुलदीप सिंह एनआईए के डीजीपी भी हैं। आपको बताते चले कि जिस तरह से वादी कश्मीर के अंदर शहरी हलाकतों का मामला पूरे मुल्क में इस वक्त उस पर तनकीद की जा रही है, मजम्मत की जा रही है कि किस तरह हलाकतें हुई हैं। उस मामले को लेकर अब डीजी सीआरपीएफ जो एनआईए के डीजीपी है वो आज वादी के दौरे पर, वादी कश्मीर के दौरे पर आज श्रीनगर पहुंच रहे हैं, जहां सिक्योरिटी सूरत हाल का वो जायजा लेने के साथ साथ आला सिक्योरिटी अहदेदारों से बातचीत करेंगे, मीटिंग करेंगे और साथ ही साथ तफसीलात, ताज़ा तफसीलात भी वो उन्हें दी जाएगी। वादी में सिक्योरिटी सूरत हाल को लेकर सीधा चलते हैं श्रीनगर, जहां हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर साथी सईद तजमुल। तजमुल, क्या कुछ तफसीलात हैं श्रीनगर से? इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है कि डीजी सीआरपीएफ वादी के दौरे पर श्रीनगर पहुंच रहे हैं। इशफाक, बहुत कम बार आपने देखा होगा कि कौमी तहकीकाती ब्यूरो यानी एनआईए का डायरेक्टर जनरल कश्मीर पहुंचा हो, क्योंकि उनके पास इजाफी चार्ज जो है सीआरपीएफ के डीजीपी का भी है। तो दोनों, जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो सीआरपीएफ का बड़ा अहम रोल रहता है। जब आप कौमी तहकीकाती ब्यूरो की बात करते हैं तो सीआरपीएफ और एनआईए के जो अफसरान हैं या उनके जो सीनियर अफसरान साथ रहते हैं तो एक कोऑर्डिनेशन के साथ ये ऑपरेशन भी चलाए जाते हैं। इसी बीच में बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर से कि अब डीजीपी सीआरपीएफ और एनआईए के जो डीजीपी हैं वो अब श्रीनगर पहुंच रहे हैं और श्रीनगर पहुंचते ही उनका जो पहला प्रोग्राम होगा वो सीधे यूनिफाइड कमांड के जरिए से ही, जब देखें तो इस तरह की एक मीटिंग का इनेकाद होगा जिसमें सीआरपीएफ, आर्मी, पुलिस और दीगर अफसरान जो हैं उसमें शरीक हो सकते हैं। जब आप एनआईए की बात करते हैं तो एनआईए ने पहले ही आपको याद होगा कि 40 असातिज़ा की लिस्ट तैयार की है और इन 40 टीचर्स को जो है श्रीनगर में ड्यूटी पर मामूर किया था। उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था कि इन टीचर्स को तलब नहीं किया गया है, बल्कि जब एनआईए की छापामारी किसी जगह होगी तो वो टीचर्स जो हैं वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के तौर पर जाएंगे। टीचर, मास्टर, लेक्चरर वो एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के तौर पर जाएंगे एनआईए की टीम के साथ। मिसाल के तौर पर अगर किसी स्कूल में छापा मारना हो, दारुल उलूम जाना हो या होटल जाना हो तो एनआईए की टीम के साथ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के तौर पर श्रीनगर के 40 ऐसे असातिज़ा साथ जाएंगे। लेकिन इसी बीच में अब एनआईए के डीजीपी चलेंगे तो पहला हदफ ये हैगा कि 700 से 800 के करीब गिरफ्तारियां हुई हैं हालिया दिनों में आम शहरियों की हिलाकत के बाद। उसके बाद बड़ी तादाद में बताया जाता है कि टीआरएफ के मॉड्यूल को, जैश के मॉड्यूल को बड़े दूसरे जावियों से देखने लगे, जिनमें ओवरग्राउंड वर्कर या बालाई वर्कर जो काम करते हैं उनके खिलाफ शिकंजा सख्त होगा। और आज की इस मीटिंग में जो कुछ देर बाद श्रीनगर में शुरू होगी, जिसमें सीआरपीएफ और एनआईए के सीनियर अफसर मौजूद रहेंगे, मुस्तकबिल की जो स्ट्रेटेजी होगी, हिकमत अमली होगी, उस पर बातचीत होगी। और अगर जराया का यकीन किया जाए तो नई लिस्ट जो एनआईए ने तैयार की है, जिसमें बड़े बिजनेसमैन हैं, जिसमें बड़े ओहदेदार हैं और जो रिटायर हो चुके हैं, जिसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दूसरी आइडियोलॉजी रखते हैं और कौमी दायरे के बाहर की आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं, और जो मुल्क का जो एक जज्बा है
उनके अंदर तजमुल नहीं हो सकता है, वो खबर ये भी आ रही है कि गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान जो एनआई की छापामार कार्रवाई हुई है, मुख्तलिफ मकामात तकरीबन 30 के करीब मकामात पर छापामार कार्रवाई हुई है, जिसमें 5 के करीब मिलिटेंटों को गिरफ्तार करने का एनआई की जानिब से दावा भी किया गया है और मजीद गिरफ्तारियात छापामारी भी है आने वाले वक्त में की जा सकती है। ये एनआई के इस हवाले से जो जरा से खबर मिल पा रही है। बिल्कुल, देखिए न सिर्फ आप टीआरएफ बल्कि एलईटी के भी, जब आप पुलिस चीफ दिलबाग सिंह की बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका। अब ये गिरफ्तारी नाजुर में हुई और ये जो गिरफ्तारी हुई इस पर होमवर्क कितना हुआ होगा, लेकिन एनआई की तरफ से आपको याद होगा कि दक्षिणी कश्मीर के शोपियान, कुलगाम, त्राल, अवंतीपोरा, पामपोर इन इलाकों में छापामारी लोकल पुलिस से ज्यादा रही। हालांकि लोकल पुलिस और सीआरपीएफ असिस्ट करती रही। इसी तरह से अब बाडीपोर के सुंबल इलाके में सुमो ड्राइवर एसोसिएशन के कत्ल के बाद यह भी दावा किया गया कि उसका जो मुलविस शख्स है उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। गांदरबल का मिलिटेंट जो शोपियान में एक इनकाउंटर के दौरान मारा गया, उसके बारे में बताया गया कि लिंक्स कहीं न कहीं थे जो सुमो ड्राइवर जिसका कत्ल किया गया। यानी ये जो चेन ऑफ इंसिडेंट्स और चेन ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है अभी शुरू कर दी गई है, लेकिन डीजीपी का खुद कश्मीर में रहना मुझे लगता है कि आने वाले दिन में तजमुल आपसे जानना चाहेंगे ये जो डीजी सीआरपीएफ या एनआई के जो डीजी है उनकी जानिब से वादी कश्मीर का दौरा कितना अहम है इस वक्त, जहां पर जो है वादी के अंदर जो शहरी हालिया हलाकतें हुई हैं उसको लेकर ये कितना अहम माना जाता है ये दौरा? देखिए, पहले ही सीबीआई ने अपना जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट है शुरू किया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसको हम ईडी कहते हैं, उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन पार्ट मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस, मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ शुरू किया। लेकिन जब आप कौमी तहकीकारी ब्यूरो यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करते हैं तो उनका खुद डायरेक्टर जनरल कश्मीर पहुंचना और कश्मीर में कई अहम मीटिंगें करना और कश्मीर में इस तरह के मामला को खुद परखना, देखना, मुझे लगता है नजदीक से सूरत हाल को देखने की कोशिश की जाएगी कि छापामारी हुई, होमवर्क कितना था एनआई के पास, छापामारी के बाद कितना चार्जशीट वो कामयाब कर पाए, चार्जशीट में आपने जो जुर्म उसके खिलाफ लिखा था क्या कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया और होमवर्क कितना किया गया। लेकिन जो 700 और 800 के करीब गिरफ्तारियां जम्मू कश्मीर में हुई हैं पिछले कुछ दिनों से, उसमें भी एनआईए का बड़ा रोल है। इसलिए सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और एनआईए, 3 नोडल एजेंसीज जो मुल्क की हैं, ये कश्मीर में अभी अपने ऑपरेशंस में और मजीद बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजमुल आपका। ये थे श्रीनगर से सईद तजमुल तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां डीजी सीआरपीएफ वादी कश्मीर के दौरे पर आज श्रीनगर पहुंच रहे, जहां सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेंगे और सिक्योरिटी के आला ओहदेदारों के साथ उनकी मुलाकात है, मीटिंग है और साथ ही साथ वो एनआई के डीजीपी हैं जो शहरी हलाकतें हुई हैं हालिया दिनों वादी के अंदर, उन सब मामलात को लेकर वो सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेंगे। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे सरहद के हवाले से। जी हाँ नाजरीन, सरहदी जिला पूंछ से बड़ी खबर जो इस वक्त है कि मिलिटेंटों के खिलाफ फोर्सेस का ऑपरेशन आज तीसरे रोज दाखिल हो चुका है और इलाके में गोलियों की गनगरिज वक्फे वक्फे से जारी है। सरहदी जिला पूंछ से खबर आ रही है कि वहां पर गोलियों की गनगरिज एक बार फिर सुनने में मिली है और पूंछ और राजौरी के बड़ाई इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुज़िश्ता 3 रोज से आज तीसरा रोज है लगातार पूंछ के अंदर, जहां पर पहले रोज 2 रोज कबल ही जहां पर मिलिटेंटों की जानिब से फौज पर हमला किया गया था, झड़प हुई थी जिसमें जेसीओ समेत 5 फौजी जवान जांबाक हुए थे। इसके बाद ही ऑपरेशन को मजीद सख्त कर दिया है। एक वसी इलाके का ऑपरेशन शुरू किया गया था फौज की जानिब से और वहां पर कल भी जिस तरह से गोलियों की गनगरिज देखने को सुनने में मिली थी और आज भी गोलियों की गनगरिज वहां पर पूंछ जहां पर ये ऑपरेशन शुरू किया गया। ये इलाका पूंछ और राजौरी का एक ऐसा इलाका है, जंगल इलाका जो बॉर्डर एरिया है, सरहदी जिला पूंछ और राजौरी का एक इलाका है जहां पर इस वक्त ऑपरेशन लगातार आज तीसरे रोज में दाखिल हो चुका है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे जमशीद मलिक के पास। जमशीद, क्या कुछ तफसीलात है? खबर आ रही है आज तीसरे रोज दाखिल हो चुका और गोलियों की गनगरिज भी वहां पर सुनने में मिली है। बिल्कुल गौहर, जो ये इनकाउंटर शुरू हुआ था ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ से शुरू हुआ था और अब डिस्ट्रिक्ट राजौरी तक पहुंच चुका है, जहां आज सुबह एक बार फिर दोबारा एक बार शिद्दत की गोलाबारी, हम कहेंगे गोलियां नहीं बल्कि गोलाबारी हो रही है लगातार, क्योंकि जंगल का घना इलाका होने के कारण बीच में जाना बहुत ज्यादा मुश्किल सेना के लिए हो रहा है। इसके कारण चलते सेना की तरफ से अब बड़े हथियारों का
इस्तेमाल किया जा रहा है। इस जंगली पूरे के इलाके के डीकेजी के थाना मंडी इलाके के अंदर आप पहुंच चुका है ये इनकाउंटर, जहां इस वक्त ये लगातार शेलिंग सेना की तरफ से की जा रही है। देर रात तक भी हमने देखा कि शेलिंग का सिलसिला देखने को मिल रहा था, मगर उसके बाद देर रात को भी रुकने के बाद इस वक्त दोबारा शेलिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी गौर। जमशीद, ये जरा बताएगा कि जो गोलाबारी हो रही है गोलियों का, क्या ये दोनों तरफ से गोलियों का तबादला है या कि फिर फौज की जानिब से एक राह हमवार की जा रही है जो जंगल इलाका है वहां पर दाखिल होने के लिए? बिल्कुल गौर, हम इसको ये कह सकते हैं हम मार करने के लिए बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि आगे से मिलिटेंटों की तरफ से फायरिंग नहीं की जा रही है, जिसके चलते सेना की तरफ से इधर से बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा घना जंगल है और घने जंगल में मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं। इसको देखते हुए पहले सेना की तरफ से बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आगे बढ़ने के लिए राहमार की जाए, मगर उधर से अभी तक मिलिटेंटों की तरफ से दोबारा फायरिंग का कोई जवाब नहीं दिया गया और इधर से ही अभी तक ये फायरिंग का सिलसिला देखने को मिल रहा है। जंगल में उस इलाके को टारगेट करके ये शेलिंग की जा रही है। जमशेद, ये भी खबर आ रही है जो इलाका है जहां पर ये ऑपरेशन चल रहा है, इसके आसपास जो भी रिहायशी इलाके हैं वहां पर भी जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है फौज की जानिब से। बिल्कुल गौर, इसके आसपास लगने वाले जितने भी आबादी वाले इलाके हैं वहां अलर्ट भी जारी कर दिया और सेना वहां भी मौजूद है, क्योंकि इसको कार्डन 2 नहीं बल्कि 3 पार्ट में कार्डन करके रखा गया है इस पूरे इलाके को, क्योंकि ये बिल्कुल राजौरी और पुंछ का बॉर्डर का इलाका था, जहां से सुरनकोट से शुरू हुआ था और राजौरी तक पहुंच चुका है। और इसके साथ साथ एक जहां जिला पंगाई की बात करें या पंगाई इलाके में पहुंच चुका है, जहां इससे पहले भी एक इनकाउंटर हो चुका है और उसके साथ घनी आबादी भी है। उसको देखते हुए सेना की तरफ से अब आबादी वाले इलाके को भी मुहासरे में लेकर रखा गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक आपका। ये थे जमशीद मलिक तफसीलात फराम करे थे जहां सरहदी जिला पुंछ में जो एनकाउंटर हुआ था उसके बाद ये पूरा इलाका वहां पर राजौरी तक ये फैल गया है। ये इलाका ऐसा है जो राजौरी और पुंछ के दरमियान जो सरहद जो जंगलात है वहां पर ये ऑपरेशन इस वक्त लगातार जारी है। फौज की जानिब से वहां पर गोलियों की जो है खबर आ रही है कि वहां पर फौज की जानिब से जो है गोलाबारी भी की जा रही है, ताहम मिलिटेंटों की जानिब से जो है वहां से गोलियां नहीं चलाई गई हैं। ये खबर फिलहाल सरहदी जिला राजौरी से आ रही है। आपको बताते चले कि 2 रोज कबल ही वहां पर मिलिटेंटों की जानिब से फौज पर जो हमला किया गया था, झड़प हुई थी, उसमें से एक जेसीओ समेत 5 जवान जो है वो जाम बाक हुए, एक जख्मी हुआ था और आज तीसरे रोज भी वहां पर लगातार ऑपरेशन जारी है। दुनिया के 20 मजबूत तरीन माशी मुल्कों के रहनुमाओं ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया, जबकि तालिबान ने भी अपनी हुकूमत को आलमी सतह पर तस्लीम कराने के लिए कोशिशें तेज कर दी है। इटली की मेजबानी में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर G20 मुल्कों के रहनुमाओं का इजलास वर्चुअल मोड पर हुआ है, जिसमें तालिबान के दोबारा इक्तदार में आने के बाद पैदा होने वाले इंसानी बहरान पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास के दौरान अफगानिस्तान को इमदाद की फराहमी, सिक्योरिटी खदशात और अफगानिस्तान में मौजूद मगरबी मुल्कों के इत्तेहादियों के महफूज इनखला के मामला पर बहस हुआ है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर आलमी रहनुमाओं ने ऐसे मौके पर बातचीत की जब 2 रोज कबल ही अमेरिका और तालिबान रहनुमाओं के वफूद ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुलाकात की थी। अलबत्ता अमेरिकी महकमे खारजा का इस मुलाकात से मुतल्लिक कहना था कि यह एक पेशा वराना मुलाकात थी, जिसका हरगिज ये मतलब नहीं कि अमेरिका तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर रहा है। वर्चुअल इजलास में अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों और अफगान साथियों के कानूनी दस्तावेजात के साथ ही अब कानूनी दस्तावेजात के साथ महफूज इनखला की यकीन दहानी पर भी बात की गई है और अफगानिस्तान में आजाद बैनुल-अक़वामी फलाही ग्रुपों के जरिए अफगान शहरियों तक बराह रास्त इमदाद पहुंचाने पर इत्तेफाक हुआ। इटली की मेजबानी में G20 रुकन मुल्कों के अफगान बहरान पर खुसूसी वर्चुअल इजलास में 98वें वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि G20 रुकन मुल्कों को अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के साथ राबते बरकरार रखने की जरूरत है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि काबुल इंतजामिया को बाज़ाब्ता तस्लीम किया जाएगा। तालिबी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि तालिबान को उनके अल्फाज की बजाय अमल से जांचा जाएगा। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा है कि जर्मनी अभी तक तालिबान को अफगान हुकूमत के तौर पर तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। ख्याल रहे कि यूरोपीय यूनियन ने अफगानिस्तान और इसके पड़ोसी ममालिक का इमदादी पैकेज 1 अरब यूरो तक बढ़ा दिया है। यूरोपीय कमीशन की सरबराह ने ऐलान किया कि यूरोपीय यूनियन अफगान इमदादी पैकेज के लिए मजीद 700 मिलियन यूरो जारी करेगा, जबकि यूरोपीय इमदाद अफगानिस्तान में इंसानी, समाजी और माशी जरूरियात पर खर्च होगी।
बात अब करेंगे दिल्ली से। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस के खीमे से। बड़ी खबर, कांग्रेस का वफद आज सदर हिंद रामनाथ कोविंद से मुलाकात होंगे। वो उनके साथ मुलाकात करेंगे लखीमपुर मामले को लेकर। राहुल गांधी की क़यादत में वफद की मुलाकात होगी सदर हिंद रामनाथ कोविंद के साथ। वफद में गुलाम नबी आजाद, प्रियंका गांधी भी शामिल है। आपको बताते चले कि लखीमपुर सानिया मामले पर कांग्रेस का वफद आज सदर हिंद रामनाथ कोविंद से मुलाकात होंगे। वो उनके साथ मुलाकात करेंगे। लखीमपुर सानिया मामले की अगर हम बात करेंगे तो 8 अफराद हलाक हुए थे। मजीद तफसीलात के लिए इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं रहमत कलीम। रहमत, क्या कुछ तफसीलात हैं कि राहुल गांधी की क़यादत में एक वफद आज सदर हिंद से मुलाकात होंगे? जी देखिए, बिल्कुल आपसे करीब 10 मिनट पहले कांग्रेस का वफद सदर भवन पहुंच चुका है और सदर हिंद रामनाथ कोविंद से मुलाकात शुरू भी हो चुकी है। वफद की मुलाकात में सीधे तौर पर क़यादत जो कर रहे हैं राहुल गांधी कर रहे हैं, उनके साथ प्रियंका गांधी उनकी बहन भी है और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जो है गुलाम नबी आज़ाद हों, ए के एंटोनी हो या फिर एक और सीनियर रहनुमा है वो भी साथ साथ में हैं और ये सब के सब लखीमपुर सानिया पर मुलाकात कर रहे हैं। उनके मुलाकात के लिए जो बुनियादी तौर पर इसमें मुद्दे हैं, जो मेमोरेंडम में लिखा गया है, जो मेमोरेंडम आज सौंपने वाले हैं, उसमें जो वज़ीर ममलकत बराए उमूर दाखिला है अजय मिश्रा, उनको इस्तीफा दिलाने के लिए या उनको कुर्सी से हटाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर कांग्रेस का ये वक्त बजिद है और कांग्रेस का स्टैंड भी इस पर साफ है। इसी सिलसिले में वो मुलाकात करने गए हैं और मुलाकात का जो बुनियादी मुद्दा है कांग्रेस का वो यही कि सदर हिंद से कहेंगे कि वो अजय मिश्रा जो वज़ीर ममलकत बराए उमूर दाखिला है उनको हटाएं, ताकि जो जाँच का अमल है और जिस पर शक किया जा रहा है कि उसकी शफाफियत पर शक है कि अगर वो मिनिस्टर रहेंगे, मिनिस्टर की कुर्सी पर रहेंगे, उस दौरान जो लखीमपुर सानिया में 8 लोगों की मौत हुई थी उसकी जांच पूरे ईमानदाराना तौर पर, गैर जानिबदाराना तौर पर और शफाफियत के साथ होना मुमकिन नहीं है, इसलिए उन्हें हटाया जाए उनकी कुर्सी से। इसी मुतालबे के साथ राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस का ये वफ्द पहुंचा है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, गुलाम नबी आज़ाद, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और ए के एंटोनी, 5 रहनुमाओं का ये वफ्द है जो पहुंच चुका है और मुलाकात हो रही है। करीब 10 मिनट से ये मुलाकात चल रही है। देखना यह हुआ कि कितने देर तक ये मुलाकात चलती है और सदर हिंद की तरफ से क्या यकीन दहानी कराई जाती है। अलबत्ता जो बुनियादी मकसद है, बुनियादी मुद्दा है आज की मुलाकात का, वो यही है कि अजय मिश्रा जो वज़ीर ममलकत बराए उमूर दाखिला है उनको उनकी कुर्सी से हटाया जाए ताकि जांच के अमल में शफाफियत लाने की कोशिश की जाए और जांच पर किसी भी तरह से जानिबदारी का शक व शुबा बाकी न रहे। इसीलिए कांग्रेस का वफ्द अब से थोड़ी देर पहले बाज़ाब्ता तौर पर सदर हिंद रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने के लिए पहुंचा था और इस वक्त मुलाकात चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत कलीम आपका। ये थे रहमत कलीम तफसीलात फराम कर रहे थे। सदर हिंद रामनाथ कोविंद के साथ कांग्रेस का वफद जो राहुल गांधी की क़यादत में वफद आज उनके वहां पर पहुंचा है, सदर हिंद के साथ मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ उसमें प्रियंका गांधी, गुलाम नबी आज़ाद और 5 लीडरान का वफद है जो सदर हिंद के साथ मुलाकात इस वक्त जारी है। तकरीबन 10 मिनटों से लगातार उनकी मुलाकात जारी है। बाइडेन इंतजामिया ने नामवर सफारतकार एलिजाबेथ जोन्स को अफगानिस्तान में नकल मकानी और आबादकारी के लिए कोशिशों की क़यादत के लिए नामजद कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी महकमा खारिजा ने अपने बयान में कहा है कि सफीर एलिजाबेथ जोन्स बतौर कोऑर्डिनेटर पूरे अफगानिस्तान में नकल मकानी की कोशिशों, अफगानिस्तान से अफराद की रवानगी और उन्हें अमरीका में आबादकारी की सहूलियत फराम करने के लिए जारी कोशिशों की निगरानी करेंगी। एलिजाबेथ जोन्स को इनकी रिटायरमेंट से वापस बुलाकर रेस्क्यू और आबादकारी के अमल की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बतौर फॉरेन सर्विस अफसर उनका यह पहला असाइनमेंट काबुल में था और वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए नायब खुसूसी नुमाइंदे के फराइज भी अंजाम दे चुकी है। वो काजाकिस्तान में अमरीकी सफीर और माविन सेक्रेटरी खारिजा भी रह चुकी हैं। अमरीकी महकमा खारिजा का कहना है कि जोन्स अमरीका में अफगान अफराद की नकल मकानी और आबादकारी में सहूलियत फराम करने की कोशिशों से मुतल्लिक इंतहाई पेचीदा मसाइल पर तवज्जो मरकूज करेंगे जिनसे खुसूसी वाबस्तगी है। उसकी टीम में शामिल सफारतकारों को ग्रुपों की शक्ल में 4 अहम शोबों पर मरकूज किया गया है और वो शोबे लोगों को अफगानिस्तान से बाहर मुंतकिल करना, उन अफराद को तीसरे ममालिक में आबाद करना, अमरीका में अफगानियों की आबादकारी और रजाकार और साबिक फौजियों के ग्रुपों के साथ राबता करने की है। ताहम एलिजाबेथ जोन्स तालिबान से बराह रास्त कोई राबता नहीं करेंगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि कोविड-19 वबाई अमराज की वजह से दुनिया भर में 10 करोड़ से ज्यादा अफराद गरीबी की सतह के नीचे आ गए हैं और 4 अरब से ज्यादा लोगों को
कोई जिस समाजी इमदाद नहीं मिली है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड के कोविड-19 के बहरान के लिए वक्फ फंड इवेंट के इजलास से खिताब करते हुए गुटेरेस ने कहा है कि वबाई बीमारी ने 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को गुर्बत में रहने पर मजबूर किया है। 4 अरब से ज्यादा लोगों को बहुत कम या कोई समाजी सपोर्ट नहीं है, ना ही सेहत की देखभाल के मंसूबे हैं और ना ही कोई इमदाद का तहफ़्फ़ुज़। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने खबरदार किया कि वैक्सीन की गैर मसावी तकसीम दुनिया भर में नई बीमारियों से लाखों अमवात का सबब बनेगी और माशी सुस्त रवी की मुद्दत को तवील करेगी, जो गरीब ममालिक को सबसे ज्यादा मुतासिर करेगी। The COVID-19 pandemic has compounded inequalities and reversed development and peace-building gains. These inequalities and weak governance structures create a vacuum that is easily filled by the voices of intolerance and extremism that can lead to violent conflict. Conversely, inclusion is foundational to resilience and sustainable peace. Nowhere is this clearer than in the linkages between women's inclusion, gender equality, and sustainable peace and security, as this Council will discuss later this month. Excellencies, as countries look to build sustainable peace, they need to include and involve all segments of the population in the process of rebuilding communities and sustaining peace. The idea is at the heart of the twin General Assembly and Security Council resolutions adopted at the conclusion of the 2015 and 2020 Peacebuilding Architecture Review. It is also at the heart. इधर बड़ी खबर इस वक्त वादी से आ रही है। उमर अब्दुल्ला की जानिब से एक बड़ी खबर, श्रीनगर से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उमर अब्दुल्ला की जानिब से दविंदर सिंह राणा और सलाथिया के इस्तीफा पर उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है कि सियासत में मुस्तकिल दोस्त कोई नहीं है, ये उमर अब्दुल्ला का कहना है। जहां हाल ही में दविंदर सिंह राणा और एस एस सलाथिया ने इस्तीफा दिया है, उन्होंने कहा कि आज तक हमने उन्हें कई साजिशों से बचाया, ये उमर अब्दुल्ला का कहना है। उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है कि मुख्तलिफ साजिशों से आज तक उन्हें बचाया गया है। दविंदर राणा के हवाले से उन्होंने बयान जारी किया है। हाल ही में दो रोज कबल ही दविंदर सिंह राणा और एस एस सलाथिया ने इस्तीफा देकर जो भाजपा में शामिल हुए, उन्होंने कहा कि सियासत में कोई मुस्तकिल दोस्त नहीं होता है, ये उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है। और उन्होंने कहा कि आज तक हमने उन्हें कई साजिशों से बचा रखा है। सरहदी जिला कुपवारा के डपल मत्सिल में आज से 2 साल कबल हाई स्कूल की इमारत अगरचे तामीर की गई, ताम मकामी लोगों और अवामी नुमाइंदों ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि इमारत की तामीर के लिए नाकस मटीरियल इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से अब इमारत खस्ता हो चुकी है। मकामी सरपंच ने गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे साहिल शमीन से बात करते हुए कहा कि स्कूली इमारत में तकरीबन 80 लाख रुपए वागुजार हुए थे, मगर इमारत पर मयार का काम न हो सका और अगरचे बार बार शिकायत भी की गई, ताम इंतजामिया और मुतल्लिका महकमा टस से मस नहीं हुए। उन्होंने महकमे RNB के आला हुकाम और डिप्टी कमिश्नर कुपवारा से अपील की है, जो भी इसमें मुलविस होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ये स्कूली इमारत की तामीर और तजदीद दोबारा की जाए। बिल्डिंग तो पढ़ाने के काबिल है नहीं सर, आप खुद देख लो सर इसका हाल क्या हुआ है 2 सालों में, बिल्कुल अभी यूज ही नहीं हुई है, अनटच है। अनटच होकर भी आप देख रहे हैं कि इसकी मटेरियल के हालात क्या है, दीवार का हालात क्या है, अंदर कमरों में जाकर देखो, मैं कोविड सेंटर का सामान कुछ है वो रखा, वो भी बर्बाद हो चुका है इस बिल्डिंग की वजह से सर। जब ये बिल्डिंग हुई ये बनी थी सर, इसका जो मेजरमेंट था मतलब वो उस लिहाज से ये कम बनी है, इसमें 25 फुट जो थे वो कम हो रहे थे। तो ठेकेदार ने क्या कहा और डिपार्टमेंट ने उस टाइम क्या कहा था, जो 25 फुट के पैसे बच रहे हैं इसके लिए हम आपके ग्राउंड को फिलिंग कर देंगे और इसमें साथ में हम फेंसिंग भी कर देंगे सर। लेकिन आज तक न वो फिलिंग करने में आई और न वो फेंसिंग करने में, वो पैसे भी कम से कम ज़्यादा नहीं बताऊंगा 5-7 लाख रुपए वो भी बनता है सर, वो भी पता नहीं किस खाते में चला गया है सर। पुरानी बिल्डिंग जो बनी है ये, लेकिन इसका मटेरियल जो है वो पूरा कुपवारा से आया था। जो नई वाली बिल्डिंग बनी है सर
सर इसका मटेरियल जो है वो रिंग से लाया गया है, लोकल लाया था सर। लेकिन हमने पूरे गांव ने उस टाइम चलाया था कि ये आप यूज मत करो ये मटेरियल, लेकिन उन्होंने नहीं माना सर। क्या आपने सुना और आपको हम दिखाएंगे विजुअलों में। ये जो बिल्डिंग है ये पुरानी बिल्डिंग है, हालांकि आज से पहले तकरीबन 20 साल पहले ये बिल्डिंग यहाँ पे बनाई गई है। रिपेयर करने की इसमें ज़रूरत है, लेकिन बिल्डिंग जो है बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि इस वाली बिल्डिंग में, जिसमें मुकामी सरपंच ने ये बताया कि इसमें जो है 80 लाख रुपए निकाले गए हैं, लेकिन ये बिल्डिंग जो है बिल्कुल बच्चों के काबिल नहीं है, हालांकि स्टाफ के काबिल भी नहीं है। आप इसकी हालत खुद देख सकते हैं कि 2 साल पहले ये बिल्डिंग मुकम्मल हुई है और 2 सालों में इसकी ऐसी हालत हुई है कि यहाँ पर जो है बिल्कुल ये खस्ता हो चुकी है। आप अभी यूज़ नहीं हुई है, हालांकि 2 साल से ये बिल्डिंग बन रही थी, लेकिन की लापरवाही की वजह से इसकी ऐसी हालत हुई है। आप देख सकते हैं विजुअलों में कि इसकी हालत कैसे हो चुकी है। अगर हम बात करेंगे कि मुकामी सरपंच ने यह भी बताया कि यहाँ पर जो है जो मटेरियल इसमें इस्तेमाल हुआ है वो बिल्कुल लोकल है, नाकस मटेरियल इसमें इस्तेमाल हुआ है। वहीं अगर हम बात करेंगे कि ये इस बिल्डिंग की मेजरमेंट जितनी थी एस्टिमेट में, उससे बिल्कुल ये तकरीबन 20 से 25 फुट जो है इसको कम किया गया है, क्योंकि उसके बदले में जो है मज़कूरा ठेकेदार को इसकी दीवारबंदी करनी थी और फिलिंग करनी थी, ताकि यहाँ के बच्चे जो है वो पढ़ाई कर सकते थे। लेकिन अगर हम हालत देखेंगे इस बिल्डिंग की, तो आप खुद भी देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग की हालत ऐसी नहीं है जिसमें बच्चे रह सकते हैं। साहिल शमीम, गुलिस्तान न्यूज़, डप। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।